आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खेमनाथ आचार्य जी, जो कि नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर इस पार्टी का गठन किया। इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्ते। खेमनाथ जी, आपने हिंदुत्व के मुद्दे पे और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे इस पार्टी का गठन किया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि किस विचारधारा, तो सबको पता है, क्यों जरूरत पड़ी आपको इस पार्टी के गठन करने की? धन्यवाद मुकेश जी। वास्तव में नेपाल में जितनी भी समस्या आई है विगत जो 20-30 साल से इधर, तो चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे धार्मिक समस्या हो, जो भी समस्या आई समाज में, तो कहीं ना कहीं समस्या के मूल जड़ में जाएंगे तो राजनीति से ही वो समस्या शुरू हो गई। जब राजनीति से समस्या आ गई तो उसको चीरने के लिए राजनीति आवश्यकता हो गई। हम लोग लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो ध्यान में ये आ गया, जो बोलते हैं ना समाज में कि फलाम को फलाम से ही काटती है। बिल्कुल। तो राजनीति से जो समस्या आ गई, समाज को छेद विच्छेद बना रहा है जिस विचारधारा के बल पर, इसको ठीक करने के लिए राजनीति करने का आवश्यकता पड़ गई, इसलिए हम इसमें आ गए। बिल्कुल। राजनीति यानी लोहे को लोहे काटता है, तो राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीति से ही होगा। ये तो बहुत सही है। लेकिन जो नेपाल की परिपाटी रही है, पहले राजतंत्र था, हिंदू राष्ट्र ही था वहाँ, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी और कम्युनिज्म जिस तरीके से नेपाल में हावी है, क्या आपको लगता है कि आपको राजनीतिक स्तर से पहले वैचारिक लड़ाई जीतनी होगी वहाँ पर, तभी आप नेपाल पर अपना एजेंडा या अपनी बात रख पाएंगे? हाँ, धन्यवाद मुकेश जी। वास्तव में वैचारिक समस्या वास्तव में है नहीं, क्योंकि जिस विचार को हम लेकर चल रहे, जो एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वास्तव में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो नेपाल का अपना विचारधारा है। जो प्राचीन, जो हमारे वेद उपनिषद जो दर्शन हो, इसको निचोड़ कर जो समाज में बैठते हैं, जैसे मैथिली समाज हो, थारू समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, गुरुङ समाज हो, इसका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको राष्ट्र को मूल धार में लाने का जो पद्धति है यानी विचारधारा है, वही तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसलिए विचार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अपना विचार है, इसलिए कुछ समस्या नहीं। बीच में जो कम्युनिस्ट ने और जो साम्यवादी विचारधारा ने जो समाज को दिशा मोड़ने का जो प्रयास किया था, उसको ठीक करना है। बिल्कुल। नेपाल में अभी जो हालात हैं, राजनीतिक हालात या सामाजिक हालात, जो समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है कि इसके लिए वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा और चाइना खास तौर पे जिम्मेदार है? कम्युनिस्ट और ईसाइयों ने जो मिलकर काम किया है, जैसे माओवाद, थोड़ा आगे जाएंगे तो माओवादी के नाम पर, माओ के नाम पर जो जनयुद्ध शुरू हुआ, उसने बंदूक के पीछे जो संस्कृति को सर्वनाश किया ना, नेपाल का जो परंपरा था, जो विविधता में एकता को, समाज को जोड़ने वाला जो चिंतन था, उसको जो नष्ट करने का काम किया कम्युनिस्टों ने। और कम्युनिस्ट के पीछे जो ईसाई मिशनरी का हाथ था, तो बहुत खतरनाक था और उसने समाज को इतना घायल कर दिया। आज देखिए, कोई मधेसी के नाम पर बांट दिया, कोई पहाड़ी के नाम पर बांट दिया, कोई पूर्व के नाम पर, कोई पश्चिम के नाम पर, जाति जाति में छिन्न भिन्न करा दिया। और इसके पीछे जो विशेष करके कम्युनिस्ट का तो है ही, और ईसाई मिशनरी का बहुत बड़ा हाथ था। एक ईसाई मिशनरी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो मुझे लगता है, जो हमारे पास इंडिया में भी खबर आती है कि वहाँ पर मदरसों की संख्या बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहाँ पे धर्मांतरण का मामला हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद के मामले वहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दो तरफ़ा हमला है? एक तो ईसाई मिशनरियों का हमला है, दूसरा जो इस्लामिक स्टेट की तरफ से जो हमला हो रहा है नेपाल की संस्कृति पे, इसको निपटने के लिए एजेंडा क्या है आपका, रणनीति क्या है? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि समस्या दोनों तरफ से है। जैसे नेपाल का जो समतल भूभाग है, तराई, हम जो तराई मधेश बोलते हैं, उसमें मुसलमान ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। नीचे से ज़मीनी स्तर पर वो लोग धीरे धीरे करके ज़मीनी कब्जा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस हिसाब से उनका घुसपैठ हो रहा है, अभी 20 साल ऐसे चलेगा तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से, हाँ, तेज़ी से जाएगा। और पहाड़ी इलाके में जो जनजाति एरिया है, जहाँ पिछड़ा हुआ समाज रहता है, वहाँ ईसाई मिशनरियों का काम है। और ये दोनों के बीच में कम्युनिस्ट का जो प्रभाव है, और कम्युनिस्ट का अभी क्या हुआ वहाँ, एक कम्युनिस्टों के कारण से और ईसाई मिशनरी के कारण से, कि कैसा एक संस्कृति का विकास हो गया जो बहुसंख्यक
90% जो ओमकार परिवार है, 81% जो सनातन हिंदू है, और वो 99% को भावना को अगर डोमिनेट करो और 0.5%, 2%, 1% पब्लिक का जो विषय को थोड़ा जो उठाओ, वो क्रांतिकारी बन देता है और वो प्रगतिवादी, ऐसा जो लहर चल रहा है, बहुसंख्यक को डोमिनेट करो और समाज में ध्रुवीकरण करो। तो ये जो लहर चल रहा है, मीडिया भी इसी के पीछे गया है। नेपाल का मीडिया वो वास्तव में देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक है, मैं ये समझता हूँ। तो आपकी पार्टी के लिए तब तो चुनौती बहुत ही ज़्यादा कठिन है वहाँ पे, इन सब चीज़ों से निपटना और इन सब चीज़ों से पार पा करके हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को फिर से इस्टेब्लिश करना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे पार पाने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, वो बहुत आपको धन्यवाद। तो इस विषय में हम लोग ये कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने शुरू में भी बोला कि परंपरा और संस्कृति, ये जो हम विचारधारा लेकर चल रहे हैं उसके पक्ष में, और हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अब हम काम तो शुरू कर दिया है, तो करेंगे। तो वास्तव में हम नेपाल का काम करना कर रहे हैं। नेपाल को नेपाल बनाने के लिए थोड़ा आगे हम जाएंगे। तो जो नेपाल आज से 300 वर्ष पहले जो पुनः एकीकरण हुआ था, पृथ्वीनारायण शाह के अगुवाई में जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, तो उनका जो सपना था, जो भौगोलिक एकीकरण तो हुआ था, लेकिन भावनात्मक जो एकीकरण होना बाकी था, वो काम हम कर रहे हैं। वास्तव में नेपाल को नेपाल बनाने के लिए, नेपाल का जो जाति, जनजाति, क्षेत्र, लिंग, इसको राष्ट्र के मूलधार में लाकर वास्तव में एक विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, जो नेपाल वास्तव में हिमालय का देश है, जो मानव सभ्यता के उद्गम भी है, बुद्ध का जन्मभूमि भी वहीं है, जैन का भी धर्म का वहीं हुए, सारा ऋषि मुनियों का साधना अभी भी देख लीजिए, साधना करने के लिए हिमालय में जाते हैं लोग, वो नेपाल में ही अधिकांश है। तो ये ऋषि मुनि का देश, बुद्ध का देश, वो जो विविधता में एकता को जोड़ने वाला देश, विश्व को शांति का संदेश पाठ पढ़ाने वाला देश, आज द्वंद्व के चपेट में पड़ गया है। इसको निकास देना है, हम प्रयास कर रहे हैं। अपना काम है, घर का काम है, इसलिए मिलकर हम करेंगे। नेपाली जनता जरूर हमारा जो विचार है समझ पाएंगे। ये जो सारी चीज़ें आपने कही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको चेंज करना और इस स्तर पे जाके चेंज करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक आप ये चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी पॉलिटिकली आपको सत्ता में आना होगा। और अभी फ़िलहाल आपकी पार्टी सत्ता से दूर है, आपके पास विधायक नहीं है, आपके पास सांसद नहीं है, लेकिन आपने शुरुआत अच्छी करी है। तो ये आपने टारगेट कितने दिनों का रखा है कि हमने इतने दिन में इतने विधायक हो जाएंगे, इतने सांसद हो जाएंगे और हम इतने दिनों में जा कर के जो है नेपाल की राजनीति पे हमारा कब्जा हो जाएगा, फिर हम अपने वैचारिक रूप से परिवर्तन कर लेंगे नेपाल में? अभी नेपाल में 4 साल बाद में इलेक्शन आने वाली है। हम लोगों ने पंचवर्षीय और 10 वर्षीय योजना बनाई है। पंचवर्ष में हम लोग कम से कम 100 सीट को टारगेट कर रहे हैं। यानी 100 सीट मतलब वहाँ के जितने भी दल है उनसे सबसे लगभग फर्स्ट नहीं हो जाएंगे तो दूसरा दल हो जाएगा। ये लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं। और फिर नेपाल में पूर्ण बहुमत उस समय भी किसी का नहीं होगा तो सरकार हम बनाएंगे। और 5 साल में हम लोग 2/3 बहुमत की तरफ जाएंगे। ऐसी रणनीति बनाकर हमने काम शुरू किया है। इसका रिजल्ट क्या है कि हम लोगों ने 3 महीना पहले ही काम जब शुरू किया इसको गति बढ़ाने के लिए, अभी देखिए 1.5-2 महीना पहले से अभी जो वो गति ले रहा है संगठन में, जैसे लोगों में पॉपुलर हो रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं। जितने भी IT वाले लोग हैं, जितने भी सिविल इंजीनियर के लोग हैं, 40 से नीचे वाले लोग, इतना भीड़ है कि हम अभी जो केंद्रीय कार्यालय हमारा जो है काठमांडू, जो सिंहदरबार के बगल में, पूर्वी गेट के बगल में है जो कार्यालय, हम दिन में जो युवा को प्रवेश कराने में इतना व्यस्त है हमारे पदाधिकारी लोग। अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ, मुझे कल भी फोन आ रहा था कि खेम सर आप कब लौटेंगे, प्रोग्राम रखना है कि पार्टी प्रवेश। एक गति चल रहा है, क्योंकि हम इसलिए एक गति, तीव्र गति पकड़ लेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपको रोक करके। आपकी पार्टी का नेपाल भारतीय पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी, दोनों के निशान भी एक हैं, नाम भी करीब करीब एक जैसे हैं। ये सोच समझ के रखा गया, इसके पीछे कोई विचारधारा है आपकी, या आपको लगता है कि इससे करने से जो, चूँकि भारत और नेपाल का बड़ा गहरा संबंध है जी, दोनों जगह एक ही सनातनी परिवार रहते हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे? नहीं, सबसे पहले विषय तो क्या है कि हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मूलतः ये वैदिक विचारधारा है। इसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने
जो बहुत पहले इसको पॉलिटिकल स्वरूप दे दिया था, दर्शन के रूप में समाज में लेकर आ गए। तो वो जो यहाँ चल रहा आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हम इसी विचारधारा को, जो वास्तव में भारत और नेपाल दोनों का एक ही विचारधारा, और वो विचारधारा हमने अपने घर के विचारधारा, जो वैदिक परंपरा, जो वेद को निचोड़ते हुए, उपनिषद को निचोड़ते हुए एक पॉलिटिकल स्वरूप दे दिया है, वही है। वैचारिक रूप से बीजेपी और एनजेपी में कोई भिन्नता नहीं, एक ही है वैचारिक रूप से। हाँ, वैचारिक रूप से बीजेपी से सिर्फ नहीं है, विश्व में जितने भी सनातनी है, विश्व में जितने भी हिंदू है और बौद्धिस्ट है, इनको लेकर चलने वाला विचारधारा है, ये कोई अलग विचारधारा नहीं है। और लोगों के विषय ऐसा है, लोगों में वास्तव में निर्वाचन आयोग का काम भी है। जैसे हम लोगों ने तो लाली गुराँस वहाँ नेपाल का राष्ट्रीय फूल है, इसको 1 नंबर में रखा थे, दूसरे नंबर में कमल को फूल, तीसरों में बलते हुए दियो। तो निर्वाचन आयोग ने कमल का फूल दे दिया है। सौभाग्य का विषय ये है कि हमने इसी को बिल्कुल झंडा बना लिया। फिर इसका सामाजिक रूप से देखो नेपाल के लिए, और धार्मिक से और सांस्कृतिक रूप से देखेंगे, जैसे सामाजिक रूप से देखेंगे तो तराई का जो समतल भूभाग है उसके दह में भी कमल खिलता है, पहाड़ के आल में भी कमल खिलता है, हिमालय में भी कमल खिलता है, और ये समानता है। पूरे नेपाल में कमल खिलता है। और आपने कमल का जिम्मा लिया है तो पूरे नेपाल में धार्मिक रूप से देखेंगे तो हम तो लक्ष्मी को पूजते, वो भी कमल के प्रतीक है। बुद्ध नेपाल में जन्मे हैं और बुद्ध भी अंतिम गंतव्य कमल ही है। और शिव को देखेंगे और अध्यात्म में जाएंगे तो नेपाल तो शिव का देश भी है, पशुपतिनाथ का देश, वो भी कमल से जुड़ा हुआ है। और एक कमल ऐसा है, और ज्ञान का प्रतीक, मतलब भावनात्मक रूप से, भावनात्मक ही है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो नेपाल एक हिसाब से राजनीतिक रूप से दल के कीचड़ में जा रहा है। इसको अगर खिलाना है तो कमल खिलाना पड़ेगा, प्रतीक भी देखता है। इसलिए ये गौरव का विषय भी हो गया है। समाज को अगर राष्ट्र को परम वैभव में पुराना है और अपना कंट्री को डेवलप करना है तो इसमें भी कमल है। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक चीज़ आपने बात करी, जो भारत और नेपाल में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से तो एक सीमा है। भारत एक अलग देश है और नेपाल एक अलग देश है, और दोनों देश चूँकि राजनीतिक रूप से अलग है तो समस्याएं भी हैं। लोग काला पानी की बात करते हैं, तिस्ता की बात करते हैं, लेकिन चीन के साथ जो नेपाल के संबंध है, चीन के साथ नेपाल की जो समस्या है, उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाता या उनको पब्लिक में नहीं लाया जाता। क्या आपको लगता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको बैठ के एक सिटिंग में चाहे तो लोग सुलझा लें, लेकिन चीन के साथ नेपाल के जो संबंध हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए आपकी पार्टी का क्या कोई एजेंडा है, कोई रणनीति है? मैं आपको ये बताऊं, जैसे भावनात्मक रूप से, कल्चरल रूप में वास्तव में हम एक है, लेकिन पॉलिटिकल रूप में अपना अपना देश है। बीजेपी भारत के लिए काम करते हैं, एनजेपी नेपाल के लिए काम करेगा। बीजेपी भारत को परम वैभव में पुराने के लिए काम करता है। नेपाल जनता पार्टी नेपाल को एक शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम करता है। इसमें कोई विवाद का विषय है नहीं। और भारत और नेपाल का जो सीमा का विवाद का विषय है, वो वास्तव में मैं ये बोलता हूँ, अभी दावा भी करता हूँ, अगर हम सत्ता में जाएंगे और यहाँ भी अपने विचारधारा की सरकार होगी तो हम 1 महीना के अंदर अंदर काम शुरू करेंगे, और 3 महीना के अंदर अंदर ये जो जितने भी सीमा विवाद है, चाहे काला पानी का हो, चाहे सुस्ता का हो, चाहे अन्य जहाँ का भी समस्या हो, हम 3 महीना के अंदर अंदर ये सॉल्व कर पाएंगे। इतना आत्मविश्वास भी है और रिलेशन भी है। और चाइना का जहाँ तक विषय है, वास्तव में बहुत ताजुब का विषय क्या है कि भारत और नेपाल का सीमा का समस्या का विषय उठाने वाले बहुत कम्युनिस्ट लोग, बहुत सेकुलरवादी लोग, बहुत ईसाई मिशनरी चलने वाले लोग हैं, लेकिन चाइना में भी तो कुछ समस्या है। जैसे सगरमाथा वास्तव में पूरा नेपाल का था। बीपी जो कांग्रेस के नेता थे बहुत पहले, उन्होंने ये विषय उठाया था। चाइना वो उस समय भी हड़पना चाहता था, लेकिन राजा महेंद्र ने 2021 साल में इसको निकास दिया और सगरमाथा नेपाल के आ गया। लेकिन अभी भी देख लीजिए, सगरमाथा का उत्तर का भूभाग चाइना प्रयोग कर रहा है। अभी गोरखा का रुई गांव है, पूरा गाँव पालिका, वो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है वो। तो वो वास्तव में अभी 2 साल पहले जो केपी ओली का जो सरकार बना था, उस समय विदेश विभाग प्रमुख थे प्रदीप गेवाली जी। उस समय विवाद में जब आया था, जो चाइना ने कब्जा किया है वो पूरा गांव, तो वो क्या जवाब देता है कि ये चाइना ने कब्जा नहीं किया है, नेपाल के लोग स्वतः स्फूर्त वहाँ गए हैं।
ये परराष्ट्र किसी भी देश का परराष्ट्र मंत्री ऐसे गैर जिम्मेदार बात करे, बिल्कुल, अरे देश कहाँ रहेगा। इसलिए मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, उनको माफ़ी मांगना चाहिए हिमालय को कि ये विषय पर। और अपना भूमि हम तो ये बोलते हैं, चाहे भारत से हो चाहे चाइना से हो, एक भूमि भी 1 इंच मिट्टी भी किसी भी नागरिक को प्यार है, चाहे भारत के लोग हो चाहे चाइना के लिए अपना अपना भूमि रहना चाहिए। और इस विषय को हम फिर भर्त्सना करते हैं, कम से कम किसी का भूमि कब्जा नहीं करना चाहिए। और हम सत्ता में पावर में जाएंगे तो चाहे भारत से हो चाहे चाइना से हो, हम इसमें संवाद करेंगे और निकास निकालेंगे। इसके पीछे मैं फिर जोड़ूंगा, और नेपाल में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो वास्तव में इसमें खेलना चाहते हैं। ये पब्लिक स्तर का विषय नहीं है, बिल्कुल, पब्लिक को सेंटिमेंट प्रयोग करके पब्लिक को पब्लिक से भिड़ाने का विषय नहीं है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्तर पर बात करना चाहिए, तब निकास होगा। ये नहीं होने दे रहे, चाहे तीसरा पक्ष भी खेल रहा होगा यहाँ। बिल्कुल। एक समस्या और जो नेपाल की अक्सर आती है, जो इकोनॉमी की समस्या है। भारत एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पे उभर रहा है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है, लेकिन नेपाल की स्थिति खराब है। और नेपाल जो है चाइना के साथ जो उसकी निकटता जब देखते हैं तो वो चाइना हमेशा नेपाल को मदद करने के नाम पे नेपाल में, और नेपाल का इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ करना चाहता है, और बहुत सारे मौके पे भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल चाइना ने किया भी है। और उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो इकोनॉमी एक मुख्य वजह है। क्या आपको लगता है कि जब आपकी सत्ता आएगी या नेपाल की भूमिका अगर चेंज करनी है, नेपाल को अगर भारत फ्रेंडली बनाना है, भारत से दोस्ताना संबंध रखने हैं, तो वहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का चेंज ज़रूरी है, और इकोनॉमिक के लेवल पे भारत के साथ नेपाल का जो सहयोग शुरू से चला आ रहा है उसको फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है। वास्तव में देखिए, छिमेकी तो दोनों हैं, इसमें कोई तीसरा विषय है नहीं। वो भी छिमेकी है, ये भी छिमेकी। लेकिन देखिए, प्राकृतिक रूप से देखिए, हिमालय से जो बगने वाली नदियां हैं जो भारत में आकर मिलती है। नेपाल का पानी बिना भारत का भी प्यास नहीं मिलता है। ये जो प्रकृति से, सांस्कृतिक से तो हम नजीक है ही, और रोटी बेटी का संबंध तो है ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से देखेंगे तब भी हम कहीं ना कहीं नजीक है। इसलिए इस विषय को हम थोड़ा ध्यान में देखेंगे। तो दूसरा विषय क्या है कि जैसे भारत को भी हम आग्रह ये करना चाहते हैं, जैसे छोटी छोटी विषय होती है, बहुत छोटी छोटी, जैसे सीमा में कोई, हमारा सीमाना तो ऐसा है ना, जैसे इधर एक घर है, इधर एक घर है, बीच में जो सीमा, उसे सीमा में कोई पिलर भी नहीं है, आंगन एक, दोनों का आंगन एक ही होता है। इधर रोटी पकती है, इधर दाल बनती है, तो बांटकर खा लेते, ऐसा रिलेशन है। तो इसमें 10 किलो चावल लेकर कोई जाता है, 5 किलो आटा लेकर जाता है, चीनी लेकर जाता है, तो वहाँ के जो सीमा सुरक्षा में खटी हुई, चाहे डीएसपी हो चाहे जो भी हो, वहाँ तो छोटी मोटी जो घटना होती है, और इसको दोनों देश को तो घाटा होती ही है, और इसमें तीसरा शक्ति खेल जाता है। और इसको भारत सरकार नज़रअंदाज करना चाहिए, इसको वही स्तर पर लपटाना चाहिए, और बड़ी पैमाने पर देखना चाहिए कि भारत बहुत विशाल है, और नेपाल हिंदू कंट्री है, छोटा सा देश है, जनसंख्या भी, अभी मैं दिल्ली में बैठ रहा हूँ, मैं कल पूछ रहा था यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, 3 करोड़ आसपास बता रहे थे। नेपाल का पूरा पॉपुलेशन 3 करोड़ है। इसलिए ये देश, इस विषय में भी भारत को थोड़ा देखना पड़ेगा, और नेपाल को भी जो सरकार है इसको कम से कम गंभीरता से लेना पड़ेगा। और चाइना का जहाँ तक विषय है, वास्तव में चाइना को छोड़िए, यहाँ चाइना तो छिमेकी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश आज वहाँ हस्तक्षेप कर रहा है, ये बहुत बड़ी विषय है। आज नेपाल वास्तव में इस दिशा में जा रही है। हम अगर काम नहीं करेंगे, हम नेपाल के आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर, सांस्कृतिक विषय पर अगर ध्यान देकर हम काम शुरू नहीं करेंगे, तो भारत और नेपाल का रिलेशन तो बिगाड़ जाएगा ही, लेकिन नेपाल भी डूबेगा। नेपाल डूबते तो उसका असर भारत को भी पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे मैं आखिरी सवाल में, समय हो रहा है, आपको भी निकलना है, तो मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। जब आपने पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के भारत के खिलाफ है। आप जानते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध किस तरीके के हैं, और इसके बीच में नेपाल आता है जो कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे। लेकिन नेपाल का इस्तेमाल ये दोनों, जो पाकिस्तान और चाइना, दोनों भारत के खिलाफ करना चाहता है। और इसमें वहाँ की जो सरकार है, जो पहले मैंने चाइना को लेकर, वहाँ की सरकार भी साथ दे रही है वहाँ पे, लेकिन जनता अगर साथ नहीं दे
तो ये चीज़ें उनके उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है, आपकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को बढ़ा करके वहाँ की जनता को भारत के फेवर में किया जा सकता है, जिससे भारत और नेपाल के संबंध मजबूत हो? देखिए, हम तो वास्तव में विचारधारा ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ले रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, ये आइडियोलॉजी लेकर हम काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं अभी तक नेपाल के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी ने राजनीति किया है, एक को दिखाकर दूसरे का विरोध करना, दूसरे को दिखाकर तीसरे का विरोध करना, ये जो राजनीति संस्कार डेवलप हुआ है नेपाल में, इसको समाप्त करना है। हम जो काम कर रहे हैं नेपाल के लिए काम कर रहे हैं, अपना हित किसमें है, समाज के हित किसमें है, राष्ट्र का हित किसमें है, और छिमेकी के विषय में एक को दूसरे से नहीं लड़ाना है, अपने लिए काम करना है। और इसलिए हम दूसरे से अलग है। और हाँ, मित्र है, बिल्कुल मित्र को मित्र के हिसाब से काम कराएंगे और अपना काम करेंगे, और किसी के विषय में गलत नहीं बोलना है। चाहे भारत के विषय में चाइना को लेकर, चाइना के विषय में नेपाल को लेकर, ये नहीं भिड़ाने का विषय है। फिर मैं दूसरा आपको स्मरण कराऊं, अभी नेपाल इस विषय में गुजर रहा है, लेकिन भारत बहुत आगे जा चुका है। जैसे कुछ 7-8 दिन पहले होगा शायद, या तो 10-15 दिन पहले, चाइना के जो शी जिनपिंग जी और रशिया के जो प्रमुख और भारत के जो मोदी जी ऑनलाइन में जो बात हुई थी कर रहे, अमेरिका पीछे छूट गया। इस विषय को समझने चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम तो नेपाल के लिए काम कर रहे हैं भाई, और भारत हमारा असल राष्ट्र छिमेकी है, पारिवारिक से भी, सांस्कृतिक से भी, धार्मिक से भी और भौगोलिक से भी। इसलिए अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि नेपाल को लेकर के आपकी पार्टी का और आपका सपना क्या है, हम नेपाल को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं तो देखिए, हमारा स्लोगन ही क्या है, व्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण करते करते राष्ट्र पुनर्निर्माण की दिशा में समाज को लेकर चले, नेपाल को परम वैभव में पुर्याए। हमारे पास पूरा खाका सहित हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए। अपना अर्थनीति, अपना शिक्षा का मॉडल है, अपना विकास का मॉडल है, और नेपाल को हम नेपाल बनाना चाहते। देखिए, कम्युनिस्ट जैसा और कांग्रेस जैसा कोई स्विट्जरलैंड और कोई अमेरिका नहीं बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। नेपाल को नेपाल बनाना चाहते हैं। क्यों? नेपाल का अपना आइडेंटिटी, अपना परंपरा है, अपना संस्कृति है, और इसको जोड़कर नेपाल का जो संस्कृति है वही नेपाल का राष्ट्रीयता है। और अपना संस्कृति को छोड़कर दूसरे आइडियोलॉजी को पकड़कर नेपाल को ऐसे बनाएंगे, ऐसा जो है वो गलत है। इसलिए हम अलग है और अलग काम करना चाहते हैं, और नेपाल को नेपाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और विकसित राष्ट्र, वास्तव में थोड़ा आगे जाएंगे तो नेपाल ये भूमि है, एक बुद्ध ने संसार को ज्ञान दिया है। बिल्कुल, नेपाल में तो 1000 बुद्ध है, 1000 बुद्ध हैं। बिल्कुल। और फिर अब समय आ गया है, पश्चिम पूर्व की तरफ देख रहा है, भारत और नेपाल की तरफ दिख रहा है। नेपाल तो ऐसे भी हिमालय का देश है, ऋषिमुनि का देश है, वेद व्यास ने लिपिबद्ध, वेद को लिपिबद्ध वहीं से किया है, बुद्ध का देश है, कल्चरल रूप से भी ठीक है। आप देख लीजिए ना, विश्व में 1.25 अरब हिंदू बैठते, उसका मूल केंद्र पशुपतिनाथ, और विश्व का हिंदू का आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ है। अगर वहाँ टूरिज्म के दृष्टिकोण से जाएंगे, इस हिसाब से करेंगे तो 2%, 3%, 5% हिंदू अगर नेपाल को देखने आ जाएंगे, वो वातावरण हम क्लियर करेंगे, तो आर्थिक रूप से कैसे जाएंगे? और बुद्ध संसार में अंदर कहीं नहीं जन्मा है, नेपाल में। अगर बौद्धिस्ट समाज आ गया वहाँ देखने के लिए, तो वातावरण तो हमको तैयार पारना है। और सगरमाथा का देश संसार में कहीं नहीं, वही है। और ये 2-3 चीज़ को हम ध्यान दें, हमको क्या बेचना है संसार को, और क्या लेना है। बिल्कुल। और प्रविधि को भितराना है, और वस्तु को नहीं इनपुट करना है। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान दे तो नेपाल देखिए भाई, सूर्य का टुकड़ा है। वो नेपाल को तो बहुत जल्दी, हम जो सपना देख रहे हैं 10 साल में हम लोग सत्ता में बहुमत के साथ जाएंगे, तो और 10 साल में नेपाल आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इस दिशा में। बिल्कुल कल्पना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जो सपना देख रहे हैं नेपाल को लेकर के, नेपाल को नेपाल बनाने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना आपका जल्द पूरा हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, अपनी बातें हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धन्यवाद मुकेश जी, हम भी आए, आपने बुलाया, हम आपके स्टूडियो पर आ गए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू। तो ये थे खेमनाथ आचार्य, जो कि
नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं नेपाल को लेकर के वो सचमुच एक नया नेपाल होगा। 10 साल में इन्होंने टारगेट रखा है कि अपने इस सपने को हम पूरा करें और नेपाल को नेपाल बनाने के लिए इनका सपना है। नेपाल बुद्ध की धरती है, नेपाल सनातनियों की धरती है, नेपाल हिंदुओं की धरती है, नेपाल हिमालय प्रदेश है और नेपाल अगर समृद्ध होगा, नेपाल अगर इंडिपेंडेंट होगा, नेपाल अगर अपने पैर पर खड़ा होगा तो वो भारत के लिए ही उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि भारत और नेपाल का संबंध कोई आज का संबंध नहीं है, युगों युगों से भारत और नेपाल का संबंध है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।